हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल खालिद आपके लिए लेकर आया हूं एल11 शिक्षा द्वार पर बीए फॉरेन लैंग्वेज के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जीएस के। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फॉरेन लैंग्वेज का पेपर। तो उससे पहले हम जानेंगे कि एल11 शिक्षा द्वार आपके लिए 26 जनवरी का ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको कूपन कोड यूज करने पर 500 रुपए का ऑफ मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ बच्चा 15 फरवरी तक है। लिमिटेड सीट बची है हमारे पास में, लिमिटेड सीट है और 15 फेब तक ही ये ऑफर चलेगा। तो जल्दी आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और एल11 शिक्षा द्वार पर जो नॉलेज का भंडार है उसको अपने साथ लेकर जाइए। तो ठीक है बेटा, याद रखिए 26 जनवरी का ऑफर जो है वो सिर्फ 15 फरवरी तक है। तो हम पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि रामचरितमानस वाज रिटन बाय। तो बेटा रामचरितमानस किताब किसने लिखी है? तो इसका बेटा सही आंसर है रामचरितमानस वाज रिटन बाय द तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी ने किताब लिखी थी एंड तुलसीदास वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ठीक है, तो ये अकबर के कंटेम्पररी थे। अकबर के टाइम पीरियड में रामचरितमानस किताब लिखी गई थी। क्लियर? रामचरितमानस अकबर के टाइम पीरियड में लिखी गई थी, अकबर के कंटेम्पररी थी, लेकिन लिखी कैसे थी? तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी ने इस किताब को लिखा था। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं कि चैतन्य कौन है? देखिए ये 15th सेंचुरी के एक सेंट थे जिन्होंने गुड़िया मूवमेंट, बंगाल से थे असल में। कहां से बच्चों? बंगाल से थे। क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया था हिमाचल प्रदेश एसएससी के एग्जाम्स में कि चैतन्य का नेटिव प्लेस कहां पर है। तो आपके लिखेंगे बंगाल के अंदर। एंड इन्होंने गुड़िया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। क्लियर? जो प्रमोट करता था किसको? वैष्णवीज, जो विष्णु जी के फॉलोवर्स होते हैं, जो विष्णु जी को मानते हैं अपना देवता, तो उस मूवमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया था। क्लियर? वैष्णवीज मूवमेंट को, गुड़िया मूवमेंट के थ्रू। और कहां से थे? बंगाल से थे। 15th सेंचुरी के सेंट थे। इसके बाद आता वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भी 15th सेंचुरी के एक बहुत बड़े सेंट थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी श्री सुबोधनी। ठीक है, श्री सुबोधनी। एंड नेक्स्ट है कबीर। बेटा कबीर भी 15th सेंचुरी के एक सेंट थे और इन्होंने बहुत सारे दोहे दिए, जैसे हम लोग उनके दोहे अक्सर सुनते भी हैं, जो हमारी डेली लाइफ में काम आते भी हैं। तो कबीर जी ने जो दोहे लिखे थे, उन दोहों पर एक किताब लिखी गई थी, बिजक ऑफ कबीर। तो बिजक ऑफ कबीर जो है बच्चों, ये किताब किसने लिखी है? अहमद शाह ने। क्लियर? अहमद शाह ने। तो यहां से ये पूरा क्वेश्चन जो है, हम किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने देखा कि रामचरितमानस किताब किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन था। तो किसने लिखी बेटा? तुलसीदास जी ने। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने किताब लिखी। तो तुलसीदास किसके कंटेम्पररी थे? अकबर के कंटेम्पररी थे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चैतन्य कौन थे? चैतन्य 15th सेंचुरी के एक संत थे जो बंगाल से ताल्लुक रखते थे। बच्चों कहां से? बंगाल से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने गुड़िया मूवमेंट चलाया था, गुड़िया मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य भी 15th सेंचुरी के एक सेंट थे और इन्होंने किताब लिखी थी, बड़ी फेमस किताब थी, श्री सुबोधनी। इसके अलावा कबीर जी के दोहे हम लोग सुनते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसा आता है कि किस सेंचुरी के सेंट थे? तो 15th सेंचुरी के सेंट थे और इन्होंने इनके ऊपर किताब लिखी थी, बिजक ऑफ कबीर। तो एक किताब किसने लिखी थी? अक्सर ये बच्चे क्या करते हैं कि बिजक ऑफ कबीर के राइटर किसको लगा देते हैं? कबीर जी को, जबकि कबीर जी नहीं, कौन इसके राइटर? अहमद शाह। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। एनआरसी स्टैंड फॉर। एनआरसी स्टैंड्स फॉर। तो एनआरसी की बेटा फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन ये है। तो एनआरसी अभी आपने सुना होगा, 2019 में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा ये वर्ड्स। तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब बच्चों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मतलब होता है कि सबसे पहले इसको 1951 में लागू किया गया। और कहां पर लागू किया गया इसको? आसाम में लागू किया गया। बच्चों कहां लागू किया गया था इसको? आसाम में। अब इसको लागू क्यों करा गया? देखिए बच्चों, आप देखते हैं कि जो आसाम है, आसाम का बॉर्डर किससे मिलता है? बांग्लादेश से मिलता है। अब बांग्लादेश से कुछ लोग आसाम में आ जाया करते थे। उन जेन्युइन सिटीजन्स के बारे में जानने के लिए, उन सिटीजन्स को फाउंड करने के लिए, जेन्युइन सिटीजन्स को फाउंड करने के लिए इस एनआरसी को लाया गया। ठीक है, तो कब लाया गया था? क्वेश्चन ये आता है कि 1951 में लाया गया था। कौन सी स्टेट में लाया गया था? आसाम में लाया गया था। लेकिन 20 नवंबर
2019 को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि ये पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है ना, पूरे देश के लिए एनआरसी आएगा। तो ये उस वक्त से काफी ज्यादा पॉपुलर रहा जब सीए एंड एनआरसी, ये दो वर्ड से काफी ज्यादा पॉपुलर है। सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट तो क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है, एक तो ये आ गया एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसके अलावा कब आया था 1951 में, पहली स्टेट कौन सी थी, आसाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 5th क्लास, मैं कहूंगा कि 5th क्लास या 4th क्लास के बच्चों को ये मालूम होना चाहिए। तो कैपिटल हमारे स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल क्या है? देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स की अपनी कैपिटल है। राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ऐजवाल कहां की है? तो यह है बच्चों मिजोरम। कहां की बच्चों? मिजोरम की है। गुवाहाटी कहां की है? आसाम, ठीक है। पणजी कहां की है? गोवा, ठीक है। और ईटानगर कहां की है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? ईटानगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, Who is known as the Nightingale of India? Who is known as the Nightingale of India? Nightingale of India किसको कहा जाता है, किसको ये टाइटल दिया गया? तो बेटा इसका सही आंसर क्या है, बताइए आप, सही आंसर इसका क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को बेटा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन इन ऑप्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इंदिरा गांधी से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है? इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना। तो फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बनी थी। एंड विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित बेटा जवाहरलाल नेहरू की बहन थी एंड मोतीलाल नेहरू की बेटी थी, है ना, और इंदिरा गांधी जी की बुआ थी, ठीक है ना। तो विजय लक्ष्मी पंडित से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल ऑफ, वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इन दो को आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एंड सरोजनी नायडू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सरोजनी नायडू से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो बेटा ये आता है कि एक तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्लियर? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। इसका सही आंसर ये हो गया। एंड ये बच्चों फर्स्ट गवर्नर थी किस स्टेट की बेटा? किस स्टेट की? उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यूनाइटेड प्रोविंस इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। अरुणा आसिफ अली, ठीक है ना, एक बहुत फेमस लॉयर थी। अरुणा आसिफ अली जो है बच्चों, वो पहली क्विट इंडिया मूवमेंट से इनका नाम सबसे ज्यादा सामने आया। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो महात्मा गांधी जी के साथ में रही। तो अरुणा आसिफ अली जो है फर्स्ट बच्चों मेयर थी किस शहर की थी? कोई बताएगा? फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली कौन है? अरुणा आसिफ अली थी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस कौन है? सरोजनी नायडू थी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित है। एंड फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल किसके पास है बच्चों? सरोजनी नायडू जी के पास है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट्स? देखिए हर स्पोर्ट्स के अपने कुछ एक टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को स्पोर्ट्स के दौरान जब हम खेलते हैं तो उनको यूज किया जाता है। तो इस तरह के कुछ टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे
बटरफ्लाई स्टॉक का टर्म्स बेटा किस स्पोर्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो उसका सही आंसर है स्विमिंग। ठीक है, बटरफ्लाई स्टॉक, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा रिले जो टर्म्स है वो किसके लिए यूज किया जाता है? बैडमिंटन के लिए यूज किया जाता है। एंड टेनिस के लिए बच्चों स्मैश, ठीक है। और मतलब उन टर्म्स में से कुछ एक एक टर्म्स हैं जो अक्सर ये पूछे जाते हैं। एंड क्रिकेट के लिए बाउंसर, जब हम बॉल फेंकते हैं तो बाउंसर बॉल फेंक देते हैं, तो बाउंसर एंड एलबीडब्ल्यू वगैरह टर्म्स यूज किया जाता है। तो हर स्पोर्ट्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक्स जो है वो किस स्पोर्ट से ताल्लुक रखता है, रिले किस स्पोर्ट से ताल्लुक रखता है, ये टर्म्स, या स्मैश या फिर बाउंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग उन टर्म्स को भी देख लेंगे। एक जो फेमस स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी, फुटबॉल, इनके हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेंगे। ठीक है, कि उन टर्म उनमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, देखिए स्पोर्ट्स होते हैं, अभी हमने किसकी बात करी? टर्म्स की बात करी। अब हम किसकी बात करेंगे? कप की बात करेंगे। कप क्या होता है कि कोई भी जो टूर्नामेंट होता है, ठीक है ना, तो टूर्नामेंट के दौरान उस टूर्नामेंट को जो जो टीम जीतती है उसको एक प्राइज दिया जाता है, उसको एक कप दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। उस ट्रॉफी या कप को एक नाम होता है, तो उस नाम के कप को किस गेम में खेला जाता है? जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? क्लियर बच्चों, किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? हॉकी। ठीक है, जब हम लोग हॉकी खेलते हैं तब इंदिरा गांधी कप दिया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल, फुटबॉल में बड़ा फेमस कप है ड्यूरेंट कप। ठीक है, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड क्रिकेट आप जानते हैं, रणजी ट्रॉफी बड़े फेमस, ठीक है, ट्रॉफी यूज करते हैं। एंड इसकी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से काफी स्पोर्ट्स के ओलंपिक्स में भी बॉक्सिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हॉकी किस में यूज किया जाता है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो कप है वो किससे एसोसिएटेड है? हॉकी से। रणजी ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से। एंड ड्यूरेंट कप किससे एसोसिएटेड है? आपका फुटबॉल से। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड? वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किताब किसने लिखी थी? तो बेटा अक्सर ऑथर एंड बुक से तो क्वेश्चन पूछती हैं। अभी आपसे दो क्वेश्चन हो गए, रामचरितमानस पर हो गया एंड वी आर डिस्प्लेस्ड पर। ठीक है ना, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं बुक्स एंड ऑथर से। तो कुछ इंपोर्टेंट बुक्स जो है उनको देख लीजिएगा, उनके ऑथर्स को देख लीजिएगा। क्लियर? तो वी आर डिस्प्लेस्ड ये बुक्स किसने लिखी है? तो बेटा इस बुक का सही, इस बुक की जो ऑथर है वो है मलाला यूसुफजई। क्लियर? मलाला यूसुफजई इस बुक की ऑथर है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी किताब ऑप्शन में है। तो कृष्णा सोबती एक बड़ी फेमस राइटर थी और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिंदगी नामा। जिंदगी नामा, क्लियर? तो इन्होंने एक किताब लिखी। इसके अलावा आता है नैन तारा सहगल। नैन तारा सहगल बच्चों, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बड़ी फेमस किताब हुई, विच लाइक अस। नैन तारा सहगल के बारे में बता दूं कि इन्होंने जब ये किताब लिखी थी राइट लाइक अस, तो इनको साहित्य अवार्ड दिया गया था। ठीक है बच्चों, साहित्य अवार्ड इस किताब के लिए दिया गया, रिच लाइक अस के वजह से। और नैन तारा सहगल जो है वो वो नेहरू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। एंड मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी एंड इंदिरा गांधी की बुआ थी एंड मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। और विजय लक्ष्मी की जो दूसरी बेटी थी उनका नाम था नैन तारा सहगल। क्लियर बच्चों? नैन तारा सहगल जो थी वो किसकी बेटी है? विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी रिच लाइक अस। ठीक है, और रिच लाइक अस के लिए इन्होंने साहित्य अवार्ड भी मिला था। कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा किताब लिखी है। एंड मलाला यूसुफजई, अभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी। तो मलाला यूसुफजई की नहीं ये किताब लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड, तो इसका सही आंसर ये है। एंड अरुंधति रॉय, तो अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स, इनकी बड़ी फेमस किताब रही है। तो इन्होंने ये किताब लिखी तो द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंडियन राइटर है, बहुत फेमस राइटर रहे हैं, ठीक है, अरुंधति रॉय। एंड मलाला यूसुफजई के बारे में हम डिस्कस करें तो इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज कब मिला, क्लियर। तो नोबेल प्राइज से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करें तो 2014 में इनको क्या मिला था बच्चों, नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्लियर, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, मिला था, नोबेल पीस अवार्ड। और क्वेश्चन क्या आता है, इन्होंने किसके साथ मिला था। देखिए उस 2014 में दो लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला था, एक तो थी मलाला यूसुफजई एंड एक थे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। तो मलाला यूसुफजई का आता है कि 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में किसको, किसी और को भी जो पीस नोबेल पीस प्राइज मिला था वो किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ठीक है। कब मिला था, 2014 में मिला था, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज का मैं आपको बताऊं कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो कहां दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो पीस प्राइज होता है इसको बेटा दो सिटीज में दिया जाता है, एक दिया जाता है पीस के लिए और अदर फील्ड में, जैसे मेडिसिन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना, लिटरेचर है, इन सबको अलग जगह पर दिया जाता है। पीस प्राइज के लिए सिटी अलग डिसाइड किया जाती है। तो पीस प्राइज दिया जाता है बच्चों नॉर्वे के अंदर। क्वेश्चन ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पीस प्राइज अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड कहां दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। एंड अदर जो मेडिसिन, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सबको लिए नोबेल प्राइज कहां दिया जाता है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। तो इज द ऑथर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड, कौन है, किसका सही आंसर क्या है, मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि एक ऑप्शन से जो है वो आपका उससे किस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। हम हर ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर मलाला यूसुफजई से क्वेश्चन नहीं आता तो जिंदगी रामा से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी ऑप्शन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग द स्लोगन क्विट इंडिया। देखिए मैंने आपको जैसे बताया अभी कि हम लोग हर ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। हर एक ऑप्शन को डिस्कस करने से फायदा ये रहेगा हमारा कि इसमें क्वेश्चन की हमारे पास भरमार होगी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह का सवाल बन सकता है, इनसे भी किस तरह का सवाल कर सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस उसी के बारे में करेंगे। तो जैसे कि अभी पूछा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन किसने दिया, यू नो वेरी वेल कि महात्मा गांधी, सब जानते हैं कि 1942 में गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था और उस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाया तो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। अब जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया तो उसमें बेटा एक और स्लोगन दिया गया था जिसको हम कहते हैं डू और डाई, ठीक है। तो महात्मा गांधी से तो काफी क्वेश्चन बन ही सकते हैं, इनके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे ना। सिविल डिसोबीडियंस से मूवमेंट क्वेश्चन बन सकता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी जी से, ठीक है। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत ही फेमस फील्ड में स्ट्रगल रहे हैं हमारे, और इनसे जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है तो वो क्वेश्चन ये आता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कहां पैदा हुए। तो बेटा कहां पैदा हुए थे, मक्का में। असल में बंगाल के रहने वाले थे पुराने, इनके एंसेस्टर्स मक्का चले गए थे तो मक्का में इनकी पैदाइश हुई। फिर जब ये वापस इंडिया में आए तो ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ गए और इन्होंने उस अपने बचपन में सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक का नाम था अल हिलाल और एक का नाम था अल बलाग, अल बलाग एंड अल हिलाल, ठीक है। दो अखबार इन्होंने चलाए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल हिलाल एंड अल बलाग के राइटर्स या ऑथर कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक किताब और लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। बड़े फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी है, ठीक है बच्चों। इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के कौन है,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे वाले दिन, बर्थडे को किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है बच्चा, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। बेटा राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि स्लोगन क्विट इंडिया किसने दिया, तो इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी ने जो हमें स्लोगन दिया था वो दिया था ग्रो मोर फूड्स का। ठीक है, ग्रो मोर फूड्स। एंड राजेंद्र प्रसाद जी से जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अक्सर इनसे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन भी थे। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन भी थे। ठीक है, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कभी कभी इनका नेटिव प्लेस भी पूछ लिया जाता है कि कहां के रहने वाले थे, तो ये बच्चों बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, बिहार, ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग महात्मा गांधी से, मैंने आपके पास साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। एंड जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी इंडिया के रहे हैं और ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, पहली प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे और बहुत सारे कारनामे इन्होंने करके दिखाए। एंड ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स में भी शुमार है। तो इनसे अक्सर क्या क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चा, क्लियर बच्चा, कोई डाउट? यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि फर्स्ट, ये इसी तरह के क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, इन्हीं लोगों से बनते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है कि इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द मेन स्लोगन ऑफ, है ना। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द मेन स्लोगन ऑफ, ये किस का मेन स्लोगन रहा है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ वो कहां से शुरुआत हुई थी? फ्रांस से, यूरोप से। और यूरोप के किस शहर से हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस से। तो वहां से, फ्रांस से जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस मूवमेंट को कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस का जो मूवमेंट था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के लिए, उस मूवमेंट को कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है कि उस वक्त जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कौन सा रूल किया करता था? लुई 16। कब हुआ था? 1789 में। क्लियर, 1789 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर बच्चों, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस शहर से ताल्लुक होता है या किस देश से ताल्लुक होता है? तो बच्चों ये रखता है ब्रिटिश से। ब्रिटिश में ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई तो उसमें एक बात कही गई, एक स्लोगन था बड़ा फेमस कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास में अपने देश को देने के लिए सिर्फ जिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। मतलब मुझे अपनी मेरी लाइफ के अलावा मुझे अपने देश के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी है सिर्फ जो मेरा देश मुझसे ले सकता है, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, अफसोस है। तो इस तरह की लाइन बेटा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कही गई थी। रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो रशियन रेवोल्यूशन में पीस, लैंड एंड ब्रेड, ठीक है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का स्लोगन फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया, उसी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन में पीस, लैंड एंड ब्रेड का भी स्लोगन दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि लुई 16 के टाइम में हुआ, 1789 में हुआ था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बेटा काफी इसमें स्लोगन्स दिए गए इसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मेरी जिंदगी देने के अलावा अपने देश को कुछ भी नहीं है ना, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो एक स्लोगन ये दिया गया था। एक दिया गया था कि लिबर्टी जो है वो किसी तानाशाह खुद नहीं देता है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्यों मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई तानाशाह आजादी नहीं देता, आजादी हमें खुद छीननी पड़ती है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इस तरह के स्लोगन्स दिए गए थे। एंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बेटा कहां से ताल्लुक होता है, किस देश में हुआ था? ब्रिटिश में हुआ था। ये अक्सर क्वेश्चन
पूछा जाता है। क्लियर? पैलियोंटोलॉजी ये स्टडी किसकी है? ठीक है बेटा, तो जैसे हम जानते हैं वायरस की स्टडी जब करते हैं तो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ठीक है? बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, एंड प्लांट सेल को साइटोलॉजी। ठीक है, एंड फोसिल्स की स्टडी को बेटा हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। इसका सही आंसर ये है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि जिस वर्ड के आखिर में लॉजी आ जाए, जिस वर्ड के बाद में लॉजी आ जाता है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। जिस तरीके से क्रेसी वर्ड के आखिर में आ जाता है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चा, गवर्नमेंट एंड स्टडी। स्टडी को आखिरी वर्ड में क्या कहते हैं? लॉजी, एंड गवर्नमेंट को आखिरी वर्ड आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेसी। ठीक है ना? अगर क्रेसी वर्ड आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि किसी ना किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, लाइक डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी। तो मतलब क्या है इसका? गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। अब किसी वर्ड के आखिर में क्या आ जाता है? लॉजी आ जाता है। तो लॉजी का मतलब क्या है? कि लॉजी से मतलब है कि वो किसी ना किसी स्टडी की बात हो रही है। स्टडी का मतलब क्या है? कि ये किसी न किसी स्टडी के लिए बात हो रही है। जैसे मान लीजिए हमने वायरोलॉजी की बात करी तो वायरस की स्टडी की बात हो रही है, बैक्टीरियोलॉजी की बात करी तो बैक्टीरिया की स्टडी की बात हो रही है, साइटोलॉजी की बात करी तो प्लांट की स्टडी के बारे में बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेटेड वर्ड होता है। सोशियोलॉजी है, बायोलॉजी है फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है। तो लॉजी मतलब स्टडी होता है। ठीक है ना? तो ये भी किसी न किसी स्टडी की बात कर रहा है। तो पैथोलॉजी किसकी बात कर रहा है बच्चों? फोसिल्स की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? कि पहला लोकपाल कब अपॉइंट किया गया? ठीक है बच्चों, पहला लोकपाल कब अपॉइंट किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2019 में फर्स्ट टाइम लोकपाल बना। तो इसका पिनाकी चंद्र घोष को पहली बार पहला लोकायुक्त बनाया गया, मतलब लोकपाल अपॉइंट किया गया। ठीक है ना? तो लोकपाल जो है बच्चों वो असल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इसको लिया जाता है। तो पहला लोकपाल कौन बना? पिनाकी चंद्र घोष। और पहली बार लोकपाल जो है वो कब बनाया गया था? 2019 में बनाया गया था। क्लियर बच्चों? एंड लोकपाल का जो पहला जो लोकपाल बनाया गया, क्वेश्चन क्या आता है कि पहले अभी फिलहाल में कौन है पहला लोकपाल कौन अपॉइंट किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी कौन है? अभी का मतलब क्या है कि 8 फरवरी 2022 को आज की डेट में लोकपाल कौन है? तो लोकपाल कौन है आज की डेट में बच्चों? प्रदीप कुमार। ठीक है, प्रदीप कुमार प्रेजेंट लोकपाल है इंडिया के अंदर। और पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल को कब बनाया गया था? 2019 में बनाया गया था। क्लियर? 2019 में। इसका हेड ऑफिस कहां पर है बच्चों? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। दूसरी चीज कि लोकपाल बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना? तो एज क्राइटेरिया भी इसमें रखा गया है। तो एज आपका रखा गया 45 पर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, सरस्वती सम्मान इज अवार्ड फॉर द वंस कंट्रीब्यूशन टू। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कि बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आएगा, ये बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, है उनके टर्म से क्वेश्चन आया। फिर मैंने आपको बताया था कि अवार्ड से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा बच्चों? अवार्ड से क्वेश्चन आएगा। तो जब अवार्ड से क्वेश्चन आएगा तो स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से अवार्ड्स आ गया, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी उसके कब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा कि किस फील्ड में किसको कौन सा अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है ना? किस फील्ड में कौन सा अवार्ड्स दिया जाता है। तो इस तरह के अवार्ड्स भी आपको मतलब यहां पर दिए जाते हैं। तो सरस्वती सम्मान अवार्ड्स किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि सरस्वती सम्मान अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है बच्चों? लिटरेचर में। तो इसका सही आंसर क्या है? लिटरेचर। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मेडिसिन में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, साइंस में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो बच्चों टेक्नोलॉजी के अंदर जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है विज्ञान रत्न अवार्ड।
विज्ञान रत्न अवार्ड्स। साइंस में जो क्वेश्चन जो अवार्ड दिया जाता है वो आता है बच्चों विज्ञान श्री अवार्ड, ठीक है। विज्ञान श्री अवार्ड किसमें दिया जाता है? साइंस में। एंड विज्ञान रत्न अवार्ड किसमें दिया जाता है? टेक्नोलॉजी में। एंड सरस्वती सम्मान अवार्ड किसमें दिया जाता है? लिटरेचर में। एंड मेडिसिन में क्या दिया था बच्चों? ये सबसे बड़ा अवार्ड है मेडिसिन फील्ड का, विधान चंद्र अवार्ड, ठीक है, विधान चंद्र अवार्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सरस्वती सम्मान अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो इसका आपका सही आंसर है लिटरेचर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेडिसिन में कौन सा दिया जाता है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप? विधान चंद्र अवार्ड। या विधान चंद्र अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? मेडिसिन। विज्ञान श्री अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में। टेक्नोलॉजी में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्टैगफ्लेशन इंप्लाइज अ केस ऑफ। देखिए स्टैगफ्लेशन जो है वो किस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये करते हैं बच्चों हम राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट राइज करता है या डाउन करता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेटा उस फील्ड में जब हम उस चीज को चेक करते हैं तो किससे चेक करते हैं? स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। तो एक टर्म्स उसी में यूज करता है, उसी केस में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर ऑफ द मेजरिंग द स्टैंडर्ड्स जनरल इन्फ्लेशन इन इंडिया। जब हम स्टैंडर्ड एंड जनरल इन्फ्लेशन को नापते हैं इकोनॉमिक्स में, तो किस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं नापने के लिए, ठीक है। तो उसमें होता है बेटा सीपीआई, अक्सर ये आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम लोग मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड जनरल इन्फ्लेशन इन इंडिया के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डाउनवर्ड इन्फ्लेशन थ्योरी वाज रिलेटेड टू द। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस फील्ड में दी जाती है? तो बेटा ये दी जाती है एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन फील्ड में दी जाती है। ये तो आप लगा दीजिएगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये किस फील्ड में दी गई? एजुकेशन। लेकिन ये थ्योरी किसने दी है? ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये थ्योरी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी, तो बेटा ये थ्योरी दी थी 1835 में मैकुले ने, ठीक है ना। किसने दी? लॉर्ड मैकुले। अभी मैकुले थे कौन? मैकुले इंडिया के अंदर वो शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का कंसेप्ट को लेकर आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एजुकेशन को लेकर हिंदुस्तान के अंदर आए थे। तो इन्होंने एजुकेशन को लेकर एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एजुकेशन, जिसमें इन्होंने ये भी देखा था कि ये कंफ्यूजन कि अपर क्लास के कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और लोअर क्लास के लोग कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में इन्होंने एजुकेशन के बारे में देखा और ये देखा कास्ट सिस्टम के बेसिस पर कि अपर क्लास लोग एंड लोअर क्लास के लोग। तो ये क्वेश्चन आया ना कि डेवलपमेंट ऑफ लोअर कास्ट, तो डेवलपमेंट ऑफ लोअर कास्ट बेटा आपका फाइनेंस से भी होता है, मतलब इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली एंड सोशली, हर तरीके से जब डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात हुई थी, तो सिर्फ हम एजुकेशन की बात होगी तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हम सिर्फ किस में लगाएंगे? एजुकेशन पर, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात करती है, ना कि सोशल, पॉलिटिकल और ना ही इकोनॉमिकल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज रिलेटेड टू द किससे करती है? एजुकेशन से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लोअर और कास्ट में लगाइएगा, आप एजुकेशन पे लगाइएगा, ठीक है। अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द सेंट ऑफ। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े सूफी संत थे, है ना। अमीर खुसरो के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अमीर खुसरो कौन है। मैं इसके बारे में भी बता देता हूं कि अमीर खुसरो के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। अमीर खुसरो है कौन? तो अमीर खुसरो की पैदाइश बच्चों बॉर्न हुई थी ये पटियाली के अंदर, ठीक है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, जामिया के एंट्रेंस में, एएमयू के एंट्रेंस में तो अक्सर पूछा ही जाता है, बीएचयू के एंट्रेंस में, आपका एसएससी एग्जाम्स में बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कहां पैदा हुए, ठीक है। तो अमीर खुसरो बेटा पैदा हुए थे पटियाली में, और पटियाली ये कस्बा है जो आज कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है। कासगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और उत्तर प्रदेश के जिले के अंदर एक कस्बा है, उसका नाम है पटियाली, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज के अंदर एक कस्बा है पटियाली, और पटियाली के अंदर अमीर खुसरो की पैदाइश हुई थी। क्लियर? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका रियल नेम था। ठीक है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है, इनका रियल नेम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, इनका रियल नेम था। क्लियर? इनकी पैदाइश हुई थी पटियाली में और इनका रियल नेम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अमीर खुसरो किसके कोर्ट में पोइट थे? कोर्ट पोइट का समझे तो किसके कोर्ट में पोइट थे? तो बेटा इसका पहला आंसर आता है बलबन, कि ये बलबन के कोर्ट में पोइट थे। बलबन, यू नो बलबन स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, उसके कोर्ट में पोइट था। लेकिन बाद में ये किसके में चले गए? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपना कोर्ट पोइट बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि ये कोर्ट पोइट किसके हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी पर आप लगाइएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में इनको जाना जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ही वाज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इनका टाइटल क्या है? टाइटल है बेटा तूते हिंद। ठीक है, तूते हिंद इनका टाइटल है, जिसको हम कहते हैं पैरेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अमीर खुसरो का टाइटल से भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि इनका टाइटल क्या है, तो आप लिखेंगे पैरेट ऑफ इंडिया। एंड अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कव्वाली इन्हीं के टाइम पीरियड में आई थी, तरीके से आप ये समझ लीजिए। इन्होंने एक लैंग्वेज को ओरिजिनेट किया था, उस लैंग्वेज का नाम है हिंदवी। जो उत्तर प्रदेश के एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती थी, और वो लैंग्वेज इन्होंने ओरिजिनेट की थी, उस लैंग्वेज का नाम था हिंदवी। और हिंदवी से हिंदुस्तान की दो ग्रेट लैंग्वेज बनी है, हिंदुस्तान की दो महान लैंग्वेज बनी। एक का नाम है हिंदी और एक का नाम है उर्दू। ठीक है ना, तो हिंदी और उर्दू किस लैंग्वेज से बनी है? हिंदवी लैंग्वेज से बनी है। तो बेटा अक्सर लोग इस बात को समझते हैं कि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। उर्दू मुस्लिम्स की लैंग्वेज नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उर्दू जो है हिंदुस्तान मुस्लिम्स की लैंग्वेज है। उर्दू हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, और उर्दू मेरठ में पैदा हुई लैंग्वेज है। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, इस एरिया में बोली जाती थी। और अक्सर कहा भी जाता है कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूं, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो, अमीर खुसरो, मैं खुसरो की सहेली, मैं मीर की हमराज हूं, गालिब की सहेली। क्यों मुझको बनाते हो तशद्दुद का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। तो अमीर खुसरो के बारे में उर्दू आप जानते हैं कि हिंदवी लैंग्वेज जो है, हिंदवी लैंग्वेज को एग्जिट किसने किया था? अमीर खुसरो ने। उससे दो लैंग्वेज बनी, हिंदी एंड उर्दू। इसी तरीके से बेटा मैंने आपको बताया कि अमीर खुसरो के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड इसके अलावा क्वेश्चन क्या है कि अमीर खुसरो किस सिलसिले से बिलोंग करते हैं, किस सिलसिले से बिलोंग करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि सूफीज्म में काफी सिलसिले भी हैं। तो सबसे फेमस सिलसिला जो है, सबसे फेमस सिलसिला वो है चिश्ती सिलसिला। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस सिलसिले को माना जाता है वो सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। एंड चिश्ती सिलसिले को बेटा स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये चिश्त एक जगह है अफगान में, छोटा सा कस्बा है, वहां से स्टार्ट हुआ और वहां से ख्वाजा मोइन चिश्ती इंडिया के अंदर आए। जबकि वैसे ख्वाजा मोइन चिश्ती जो है बेटा वो ईरान के रहने वाले हैं। सिस्तान ईरान में एक जगह है, वहां इनकी पैदाइश हुई। एंड वहां से ये चिश्त आए और चिश्त से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, चिश्ती सिलसिला। एक ऑर्डर स्टार्ट हुआ सूफी का, चिश्ती सिलसिला। और सिलसिले को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट किया। ठीक है ना, जब हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट किया तो उस सिलसिले को बिलोंग करने वाले काफी लोग थे। उसमें आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी भी हैं, उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो है ही, एंड इनके अलावा निजामुद्दीन औलिया भी है। एंड निजामुद्दीन औलिया वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में निजामुद्दीन औलिया थे। एंड निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, दिल्ली के 7 सुल्तानों को निजामुद्दीन औलिया ने अपनी आंखों से देखा।
एंड निजामुद्दीन औलिया अगर अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्पररी है तो जाहिर सी बात है कि निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के भी कंटेम्पररी है। जब अमीर खुसरो के कंटेम्पररी है तो अमीर खुसरो के उस्ताद बेटा कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो अक्सर बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे औलिया सिलसिला से ताल्लुक रखते हैं या चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक रखते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया भी बेटा जो है वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं एंड अमीर खुसरो भी चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। तो अक्सर यह आता है कि औलिया सिलसिला नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? चिश्ती सिलसिला। ठीक है ना बेटा बच्चों, अमीर खुसरो किस सिलसिले से बिलोंग करते हैं? चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अमीर खुसरो से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न अवार्ड? किसको भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है? क्लियर। तो यहां पर बेटा हम देखेंगे कि मदर टेरेसा को भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है अपनी सर्विस के लिए है। इन्होंने जिस तरीके से लोगों की खिदमत करी है, जिस तरीके से मासूम बड़े बूढ़े लोगों की, बच्चों की, बहुत ही नर्सिंग की, जिस तरीके से नर्सिंग की, जिस तरीके से लोगों की खिदमत करी है मदर टेरेसा ने, उसी वजह से इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। बेटा भारत की स्पेलिंग असल में टाइपिंग एरर हो गया था तो इसकी गलत हो गई है, तो भारत, ठीक है ना, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो मदर टेरेसा को भी दिया गया है एंड नेल्सन मंडेला को भी बेटा भारत रत्न अवार्ड दिया गया है फॉर, ये बेटा किससे लड़े थे? अगेंस्ट द अपार्थाइड। ठीक है बच्चों, अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड किसको कहते हैं बच्चों? अपार्थाइड कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जब भी हम लोग कलर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कलर क्या है कि आप गोरे हैं हम काले हैं, ठीक है ना, व्हाइट वर्डन थ्योरी से हम कहते हैं। तो आप गोरे हैं हम काले हैं, आप ज्यादा सुपीरियर हैं हम कम सुपीरियर हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो बेकार लोग हैं, हमें तो खुदा ने ऐसा बनाया। तो इस तरह की फिलॉसफी जब बन जाती है कि काले लोग ऐसे होते हैं, तो वो बेटा वो गलत है। और इस तरह की थ्योरी को बेटा हम कहते हैं अपार्थाइड। जब गोरे लोग या काले लोगों पर कलर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, कलर की बुनियाद, हमारी स्किन के कलर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, उसे हम कहते हैं अपार्थाइड। और इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो शख्स लड़े, जिन्होंने काफी साल जेल में गुजारी, उन शख्स को कहता है बच्चों नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के थे और साउथ अफ्रीका के जो शख्स थे वो उन्होंने नेल्सन मंडेला ने काफी साल जेल में रहे और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द अपार्थाइड। और महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका के अंदर स्टार्ट किया था अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, तो इनको भी इंडिया ने भारत रत्न अवार्ड दिया है। मदर टेरेसा को भी दिया, नेल्सन मंडेला को भी दिया, एंड खान अब्दुल गफ्फार खान वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडियन स्ट्रगल, है ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। और इन्होंने बेटा बहुत कुर्बानियां दी, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, एंड ही वाज अ ग्रेट एलुमनाई ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो ये एएमयू के स्टूडेंट रहे हैं, है ना। और इससे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सा खुदाई खिदमतगार एक मूवमेंट था जो इन्होंने चलाया था, खिदमतगार। ठीक है, इसके अलावा खुदाई खिदमतगार मूवमेंट चलाया, एंड खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने एक क्वेश्चन आता है कि इनका टाइटल क्या है? फ्रंटियर गांधी इनको कहा था, सीमांत गांधी, यानी कि जो वैल्यू बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह काम करते थे, है, सीमांत मतलब सीमा के उस पार, है ना, तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट कब किसने स्टार्ट किया था? खान गफ्फार खान जी ने। फ्रंटियर गांधी किसको कहा था? महात्मा खान गफ्फार खान को। एएमयू को एलुमनाई भी रहे, एंड भारत रत्न अवार्ड लेने वाले पहले विदेशी क्यों? क्योंकि पार्टीशन के बाद में ये पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना, तो पहले ये विदेशी थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। तो खान गफ्फार खान जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो इनको भी अवार्ड दिया गया। अब बच्चे कौन? मार्क टुली। तो मार्क टुली ऐसे शख्स हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। और जब भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया तो ये कौन थे बच्चे? मार्क टुली एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे, ठीक है ना, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट द वेदांता वाज द रिलीजन ऑफ ऑल एंड नॉट ऑफ द हिंदूज अलोन ड्यूरिंग द हिज टूर ऑफ अमेरिका? अमेरिका के टूर के दौरान किसने इस बात को कहा था कि वेदांता सिर्फ मुस्लिम्स का सिर्फ हिंदूज का रिलीजन नहीं है, वेदांता जो है वो सबका रिलीजन है। सबका रिलीजन आप समझ रहे, सबके लिए है, सबके लिए है, तो सबके लिए यूनिवर्सल रिलीजन है। तो इसको बेटा किसने किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा था बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके मूवमेंट को चलाया था, उनके मैसेज को आगे बढ़ाया था। क्लियर? एंड दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्वेश्चन अक्सर आ सकता है कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की बुनियाद रखी थी बच्चों। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती, भूलिएगा मत। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही, बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके लिए जा रहे थे? अगेंस्ट में थे, सती प्रथा, एंड इन्होंने विडो रेमेरिज एक्ट के लिए भी काम किया। ठीक है ना, विडो रेमेरिज। ठीक है, तो सती प्रथा के अगेंस्ट में थे, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, एंड विडो रेमेरिज। ठीक है ना, और विडो रेमेरिज के लिए इन्होंने काम भी किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि वेदांता सिर्फ जो ना हिंदूज के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? सबके लिए है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अमेरिकन टूर पर ही इस बात को कहा था। Which of the following Vedas is considered the earliest known of Indian text on music? ठीक है ना, तो इंडियन टेक्स्ट में जो हिंदू सोसाइटी के अंदर, हिंदू फिलोसफी के अंदर कितने वेद माने जाते हैं? 4 वेद माने जाते हैं। तो ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। हर वेद की अपनी खास बात है ना। तो सबसे पहला वेद कौन सा है हमारा? वो है बच्चों ऋग्वेद। ठीक है, चारों वेदों में सबसे पहले वेद आने वाला कौन सा है? ऋग्वेद है, और बाकी फिर 3 बाद में आए। तो इन तीनों में भी अपनी खास बात है। ऋग्वेद के बारे में हमारी व्यू ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है। तो उसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन जो इससे इंपॉर्टेंट है वो है अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो है उस वेद में बेटा डिस्कस किया गया मेडिसिन के बारे में। ठीक है ना, तो मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है, मैथमेटिक्स के बारे में जब डिस्कस किया गया है। तो जब साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी के बारे में जिस वेद के अंदर डिस्कस किया गया है वो वेद कौन सा है बेटा? अथर्ववेद। अब इस अथर्ववेद से पढ़कर जिन मेडिसिन को हमने पढ़ा, अथर्ववेद से जिन मेडिसिन को हम लोगों ने पढ़ा, उन मेडिसिन को बेटा क्या कहा गया? आयुर्वेद। क्या कहा गया? आयुर्वेद। तो क्वेश्चन अक्सर इससे यह भी पूछा जाता है कि आयुर्वेद जो टर्म है वो किस वेद से बना है। तो इसी तरीके से बेटा ऋग्वेद से क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पहला वेद कौन सा है? क्लियर? तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। एंड इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन म्यूजिक है ना, सबसे पहला इंडियन टेक्स्ट कौन सा है म्यूजिक में? तो जाहिर सी बात है कि वेदों में सबसे, इंडियन कल्चर्स में, इंडियन सोसाइटी के अंदर सबसे पुराने टेक्स्ट कौन से हैं? वेद हैं। ठीक है ना, तो सबसे पुराने टेक्स्ट जब वेद हैं तो म्यूजिक पर भी सबसे पुराने टेक्स्ट कौन सा होगा? वेदों में से ही होगा। तो किस वेद के अंदर, किस वेद में म्यूजिक के बारे में डिस्कस किया गया है? तो बेटा किसके बारे में, किस वेद में किया गया है? समवेद के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला वेद कौन सा है तो आप क्या लगेंगे? ऋग्वेद है। अगर इंडियन टेक्स्ट कौन सा है पहला वेद, ठीक है ना, जो म्यूजिक पर है, तो बेटा कौन सा है? वो समवेद है। ठीक है ना, अथर्ववेद है, और इसमें क्या है? वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है। खैर, तो अथर्ववेद से भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ये हमारे वेद कितने हैं? तो वेद कितने बेटा? हमारे 4 हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूलर ऑफ, कि रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली का, वो किसने बनाया था? तो मैं आपको बता दूं पहले कि बेटा दिल्ली, इससे जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं है ना, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि दिल्ली से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिल्ली को किसने बसाया? सबसे पहला क्वेश्चन, दिल्ली को बसाया किसने था? कौन था दिल्ली को जिसने बसाई थी? तो बेटा वो था एक हिंदू रूलर थे जिनका नाम था अनंगपाल सिंह तोमर। ठीक है, अनंगपाल सिंह तोमर, इन्होंने दिल्ली को सबसे पहले बसाया। दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया? तो बेटा दिल्ली को जो सबसे पहले कैपिटल बनाया था वो बनाया था इल्तुतमिश ने। 1240 में। आप कहेंगे सर कि 1206 में तो दिल्ली सल्तनत बस चुकी थी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत
लागू कर दी थी। तो दिल्ली सल्तनत बेटा जब जिस वक्त में बनी तो वो 1206 में हुई, और दिल्ली सल्तनत का जो पहला बादशाह था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला बादशाह था उसकी हुकूमत कब की रही? 1206 से लेकर 1210 तक रही। 5 साल तकरीबन इसने हुकूमत करी। लेकिन इसने जो अपनी कैपिटल बसाई थी वो बसाई थी बेटा दिल्ली नहीं बनाई, लाहौर बनाई थी। क्लियर? लाहौर। इसके इंतकाल के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद या डेथ होने के बाद में फिर जो गद्दी पर बैठा वो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सोचा कि मैं लाहौर को अपनी कैपिटल नहीं बसाऊंगा, मैं दिल्ली के करीब अपनी कैपिटल बसाऊंगा। तब इसने कैपिटल बनाई थी बेटा बदायूं। बदायूं भी हिंदुस्तान की कैपिटल रही है। ठीक है। बदायूं कैपिटल कब बनी? 1210 में, और 1214 तक ही कैपिटल रही। 4 साल हिंदुस्तान की कैपिटल क्या रही है? बदायूं। और रजिया सुल्ताना जो थी इल्तुतमिश की बेटी, उनकी पैदाइश भी बेटा बदायूं के अंदर हुई थी। क्लियर? जब इनकी बदायूं कैपिटल रही उसके बाद में फिर दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल सिंह तोमर ने। इसके पहली कैपिटल किसने बनाया था? दिल्ली को इल्तुतमिश ने। और फिर हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली ही रही। बाद में चेंज होती भी रही है। फिर 1517 में जैसे आगरा रही, फिर उसके बाद में फतेहपुर सीकरी हुई, फतेहपुर सीकरी के बाद में फिर आगरा कैपिटल हो गई। लेकिन तकरीबन दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में तो लोधी टाइम तक दिल्ली कैपिटल रही। मुगल्स में फिर आखिर में सबसे आगरा कैपिटल रही। एंड फिर शाहजहां ने इस बात को सोचा, इसका वैसे सही आंसर क्या है बच्चों? शाहजहां। तो शाहजहां ने इस बात को सोचा था कि मैं दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाऊंगा। तो दिल्ली के पास उसने एक बड़ा ही खूबसूरत शहर को आबाद किया, और उस शहर का नाम था शाहजहानाबाद। ठीक है। शाहजहानाबाद। शाहजहां के टाइम पीरियड को बेटा कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इसने एक खूबसूरत शहर को आबाद किया, उस शहर का आबाद नाम क्या था? शाहजहानाबाद, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस शाहजहानाबाद की सबसे खास बात क्या थी कि इसने रेड फोर्ट बनाया था, वहां पर अपना किला बनाया था। तो आपको सही आंसर क्या मिलेगा कि रेड फोर्ट दिल्ली का किसने बनाया था? शाहजहां ने। ठीक है। इसी में उसने जामा मस्जिद भी बनाई थी। ठीक है। जामा मस्जिद के अलावा उसने पीकॉक थ्रोन लेकर आया। एंड आप जैसा कि जानते हैं कि उसने बड़ा फेमस बिल्डिंग्स हिंदुस्तान की, ताजमहल को भी उसने बनवाया था। ठीक है। ताजमहल को भी किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल को डिजाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ताजमहल को किसने बनाया, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये है कि ताजमहल के डिजाइन को किसने तैयार किया। तो ताजमहल के बेटे जिस लोगों ने डिजाइन को तैयार किया उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। तो इसलिए बेटा दिल्ली की रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली का किसने बसाया था? शाहजहां ने। और कहां बसाया था? शाहजहानाबाद। ठीक है। ये रहा। अब अकबर ने कौन सा किला बनाया था? तो बेटा अकबर ने रेड फोर्ट आगरा का बनाया था। ठीक है। आगरा। आगरा के इसके अलावा इन्होंने लाहौर का किला, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट। ठीक है। इलाहाबाद फोर्ट को भी इन्होंने बनाया था। ठीक है। जहांगीर का कोई ऐसी खास बिल्डिंग नहीं रही कि जो जहांगीर ने बनाया हो, मतलब कोई इन्होंने बस स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम किया था। एंड औरंगजेब से जो क्वेश्चन आता है, तो औरंगजेब से क्या क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने कौन सी बिल्डिंग बनाई? तो औरंगजेब की सिर्फ एक ही बिल्डिंग है जिसका नाम है बीबी का मकबरा। ठीक है। बीबी का मकबरा। ठीक है। जब हम मुगल्स पढ़ेंगे तो हम सब सारी चीज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही लेंथी पार्ट भी है। ठीक है। तो इसके साथ इसके साथ हमारे जो बीए फॉरेन लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर थे 2023 एंड 24 के, वो हम लोगों ने सॉल्व किए। और हमने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, किस तरह से हमने जाना कि एक ऑप्शन से सिर्फ वो आपका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वो आपका एक नाम नहीं है, उससे किस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि काफी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मदर टेरेसा, अमीर खुसरो का सिर्फ एक नाम नहीं है, अमीर खुसरो से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया। इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये थे कि क्विट इंडिया से मैंने आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सिर्फ एक नाम नहीं है, उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।
राजेंद्र प्रसाद जी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, महात्मा गांधी जी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कृष्णा सोबती एक फेमस राइटर थी। तो हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर को आपको ये नहीं बताया कि इसका आंसर ये है, हमने आपके साथ में डिस्कस किया है कि इन ऑप्शन से भी किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटा बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करेंगे और पढ़ाई को हम इंजॉय करेंगे, इंजॉय के साथ साथ उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि अच्छा इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा कृष्ण सोबती ने जिंदगी नाम एक किताब लिखी है। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और एलएलएम शिक्षादार आपके साथ खड़ा हुआ है हमेशा। आपको कोई भी इशू होता है बीएड एंट्रेंस को लेकर, जामिया बीएड को लेकर, एएमयू बीएड एंट्रेंस को लेकर या फिर बीएलएलबी एंट्रेंस को लेकर, ए टू जेड किसी भी एंट्रेंस को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप हमें मेल करिएगा, अपना डाउट लिखिएगा और उसका 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। क्लियर। और एलएलएम शिक्षादार बेटा आपके हमेशा साथ खड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप राजा का बेटा राजा ना बने। हम ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब घर का बेटा आए और मेहनत करे और वो राजा बनकर दिखाए। राजा बनना सिर्फ हुकूमत करना नहीं होता है, राजा मतलब होता है कि अपनी अच्छी लाइफ, अपने एक लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा रखना। तो अब हराम का पैसा किसी का नहीं है, मेहनत से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और जो आपने सोचा है कि जिंदगी को एक बेहतर बनाने का मौका आपको मिलेगा, सिर्फ आपको अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बनानी है, आने वाली नस्लों की भी जिंदगी अच्छी बनानी है और इस देश की खिदमत करनी है, हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी है और जितना भी हो सकता है हम अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की हेल्प करें। तो एलएलएम शिक्षादार आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हुआ है और मैं अब्दुल खालिद, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो आप हमें मेल करिए और 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।